द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं शरद प्रधान और आज हम फिर से बात करेंगे उत्तर प्रदेश की, जहां कुछ ना कुछ ऐसा होता रहता है कि वो खबर में बना रहता है। ये प्रदेश अधिकतर बुरा ही होता है, जिसकी वजह से वो हेडलाइंस में आता है। और आजकल जो चर्चा है वो सबसे ज़्यादा है लखीमपुर में हुई हाल की हिंसा के बारे में। लखीमपुर में जो हुआ वो सबने देखा, किस तरीके से जो किसान, आंदोलित किसान थे, अपना डेमोन्स्ट्रेशन करके वापस लौट रहे थे और वहाँ सत्तारूढ़ पार्टी यानी बीजेपी के लोगों ने और एक बड़े नेता जिसके बारे में कहा जा रहा है, वो अपनी एसयूवी लेकर के उन्होंने रौंद दिया उन किसानों को। 4 लोग मर गए और उसके बाद जाहिर है जो रिटेलिएटरी वायलेंस हुई उसमें 4 लोग और शहीद हुए, जिनमें कि एक पत्रकार भी थे। अब ये जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो जिस तरीके से उसके बाद सरकार का रवैया रहा है वो गौर करने की बात है। देखिए, उस दिन और उससे पहले जो केंद्रीय मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम हैं अजय मिश्रा, वो वहीं के लोकल एमपी हैं लखीमपुर के, और उन्होंने जिस तरीके से वहाँ के किसानों को पिछले उससे 4 दिन पहले ललकारा, बाकायदा भाषण दे करके, और कहा कि आप लोग ये जो कर रहे हैं ये ठीक नहीं है और मैं खाली मंत्री या एमपी नहीं हूँ, मैं कुछ और भी हूँ और मैं 2 मिनट में ठीक कर दूंगा। इस तरीके की धमकी भरी आवाज़ जाहिर है वहाँ के किसानों को प्रोवोक कर सकती थी, लेकिन ये करने के बाद भी उनको शायद ज़रा सी वहाँ के किसानों की शायद फिक्र नहीं थी, उन्हें अपनी हेकड़ी की ज़्यादा बात थी। और नतीजा ये हुआ कि जिस ये इंसिडेंट हुआ, जो गाड़ी से रौंदे गए, उसमें बताया जाता है कि उन्हीं के साहबजादे आशीष मिश्रा शामिल थे। कुछ लोगों का कहना यह है कि उन्होंने देखा उन्हें गाड़ी में बैठे हुए, उसी गाड़ी में जिससे रौंदी गए। कुछ लोगों का कहना है कि नहीं, उसकी दूसरी वाली गाड़ी में थे, जो 3 गाड़ी एक के बाद एक 3 एसयूवीज थीं जो वहां पे थीं। तो जाहिर है कि कुछ ना कुछ रोल उनका था। देयर इज नो स्मोक विदाउट फायर। लेकिन बड़ी मुश्किल से जब किसानों के नेता, भारतीय किसान यूनियन के बड़े नेता राकेश टिकैत मुजफ्फरनगर से वहाँ पहुँच गए थे, तो उन्होंने जब जोर दिया सरकार पे, तब जाकर के ये हुआ कि आशीष मिश्रा के खिलाफ एफआईआर होगी। और सेटलमेंट इस बात पे ही हुआ, लोगों की, किसानों ने अपना धरना वहाँ से तब समाप्त किया जब ये तय हो गया कि हाँ, अजय मिश्रा के पुत्र आशीष मिश्रा के खिलाफ एफआईआर होगी और दफ़ा 302 में होगी। जब चलिए एफआईआर तो हो गई, फिर सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो कॉग्निसेंस ले लिया। उनके पास एक लेटर पिटिशन भी गया था और उन्होंने जो है उत्तर प्रदेश सरकार को समन कर लिया। अब आप देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने खाली समन करके काफ़ी ऐसी की तैसी कर दी उत्तर प्रदेश सरकार की। हालांकि उत्तर प्रदेश सरकार ने बहुत बड़े वकील, हिंदुस्तान के सबसे बड़े वकील कहे जाते हैं, सबसे महंगे वकील हरीश साल्वे, जो कि आजकल लंदन में रहते हैं, उनको एंगेज किया। वो वहीं से यूपी सरकार के लिए केस प्लीड कर रहे थे। बावजूद उसके सुप्रीम कोर्ट ने काफ़ी लताड़ा उत्तर प्रदेश सरकार को इस बात के लिए कि अभी तक आशीष मिश्रा को गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि उसके बावजूद भी कोई उत्तर प्रदेश सरकार के कान में जू रहेंगी। इतना ज़रूर करना पड़ा उन्हें कि वो उस एसआईटी के सामने पेश हो गए 9 अक्टूबर को, जहां पे उनके लिए जो अश्योरेंस हरीश साल्वे ने सुप्रीम कोर्ट के सामने दी थी। अब आप सोच सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने यह तक कह दिया कि क्या
आम लोगों के साथ भी ऐसा होता है कि और जो मर्डर के मामले हैं जहां 302 का मुकदमा दर्ज होता है, नामजद मुजरिम होता है, क्या उसके साथ भी यही ट्रीटमेंट करते हैं कि उनको नोटिस इशू करते हैं बुलवाने के लिए और उनके साथ बैठ के जो इंटरोगेशन कही है बातचीत करते हैं और फिर जाने देते हैं, इंतजार करते हैं उनका? इसका कोई जवाब नहीं था सरकार के पास। सरकार के पास केवल इतनी दलील थी कि हम बिना सबूत के गिरफ्तार नहीं कर सकते। अब आप सोचिए, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 2 जजेस जो और थे उनके साथ, 3 जज बेंच, सबने एक एक करके मामले की गंभीरता देखते हुए साफ साफ ये तक कह दिया कि ये मामला बिल्कुल क्लियर कट कोल्ड ब्लडेड मर्डर का है। और बावजूद इसके कि सुप्रीम कोर्ट ने अपना डिस्प्लेजर दिखलाया इस बात पे कि आशीष मिश्रा को गिरफ्तार नहीं किया गया, और ऐसी सूरत में औरों के साथ ये डिस्क्रिमिनेशन है जब औरों के साथ इस तरीके के प्रिविलेज नहीं दी जाती जो आशीष मिश्रा को दी गई। बावजूद उसके उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किसी फंक्शन में उसी शाम को ये कह दिया कि हम किसी के प्रेशर में काम नहीं करते हैं, जो भी मुजरिम होगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, लेकिन कार्रवाई होगी प्रूफ के आधार पे, किसी के एलिगेशन लगाने पे नहीं। मतलब क्या इससे ये माना जाए कि एफआईआर का कोई माने नहीं है? एफआईआर पे तब तय होगा जब पुलिस कन्विंस हो जाएगी कि एफआईआर में दम है। तो या तो ये हर एक के लिए ये अप्लाई करे, क्योंकि नहीं होता है। हम देखते हैं और देखा है हमने इसी सरकार के राजकाल में कई पत्रकार गिरफ्तार करके भेज दिए गए जेल और महीनों सड़ते रहे जेल में। किस बात के लिए? किसी ने एक वीडियो चला दिया दिखाते हुए कि किस तरह मिड डे मील के नाम पे बच्चों को स्कूल में रोटी और नमक खिलाया जा रहा है, तो जेल हो गई साहब। कोई सवाल नहीं पूछे गए, उठा करके अरेस्ट किया, बंद किया। लोग, एक किस पत्रकार ने दिखा दिया कि एक लिख दिया कि एक मस्जिद बाराबंकी जिले में गिराई गई है, उनको भी जेल हो गई। इस तरीके के अनेक मामले हैं जहां सिर्फ आलोचना करने पे पत्रकारों को जेल भेज दिया गया। और यहां एक 302 के मुकदमे में, जिसमें कि वीडियोस जिसके वायरल हो चुके हैं, दिखाते हुए किस तरीके से एक गाड़ी स्पीड पे आ रही है और पीछे से हिट करती है जो किसानों को, जो अपना प्रोटेस्ट खत्म करके वापस जा रहे हैं घर, और पीछे से क्योंकि हिट करती तो वो अपने आप का बचाव भी नहीं कर सकते, वो रोनते हुए चली जाती है। इस तरीके के मामले में जो आरोपी है उसके खिलाफ दिनों दिन गुजर गया, लगभग हफ्ता गुजर गया और कोई सख्त कार्रवाई नहीं की गई। और सरकार की यह दलील है कि हम तभी करेंगे जब सबूत मिलेगा। ये बात कोर्ट कहता तो समझ में आती है, लेकिन इसने एक मुख्यमंत्री इस बात पे जोर दे तो इससे और क्या जाहिर होगा। बड़ा स्पष्ट है कि क्योंकि केंद्रीय मंत्री के पुत्र हैं, इसलिए उनके साथ स्पेशल प्रिविलेज, उनके साथ विशेष बर्ताव किया जा रहा है। आपने ये भी जानना जरूरी है आपको कि अजय मिश्रा, इस इंसिडेंट के 2 रोज बाद उनको केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बुलवाया। लोगों में ये एक उम्मीद जागी कि शायद अमित शाह उनसे कहें कि इस्तीफा दे दो, क्योंकि बहुत मांग बढ़ रही थी कि भाई ऐसे मंत्री को उस कुर्सी पे बैठ करके उनके बेटे के खिलाफ जांच कैसे हो पाएगी, इंडिपेंडेंट या इम्पार्शियल। बहरहाल वो गए, उनसे मिले, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकला। उसी दिन वो जाके उन्होंने अपना दफ्तर अटेंड किया और उसके बाद से अपने वो रूटीन काम कर रहे हैं। एक और चीज़ दर्शाती है कि केंद्रीय सरकार का पूरा संरक्षण है अजय मिश्रा को,
कि इसी दौरान इंसिडेंट के 3 रोज बाद प्रधानमंत्री लखनऊ आए एक फंक्शन अटेंड करने, और उस फंक्शन में उन्होंने लखीमपुर के किस्से का कोई जिक्र तक नहीं किया, जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं है। मुश्किल से 200 किलोमीटर दूर है लखनऊ से वो जगह, और सारे पेपरों में छाया हुआ था, टीवी चैनल्स में भी दिखाया जा रहा था, सब जगह। लेकिन प्रधानमंत्री को ज़रूरत नहीं लगी कि उसका कोई जिक्र भी करें, संवेदना जाहिर कर दे सकते थे, क्योंकि मरने वालों में केवल आंदोलित किसान नहीं थे, उसमें बीजेपी के लोग भी थे। 3 बीजेपी के लोग थे जो रिटेलिएटरी वायलेंस में मारे गए थे। कम कुछ नहीं तो उन्हीं के लिए संवेदना जाहिर कर देते, व्यक्त कर देते, लेकिन नहीं हुआ। तो ये सब चीज़ दिखाती है कि हम किस तरफ जा रहे हैं। मतलब केवल शासन प्रशासन की ही नहीं, कानून की, और यहाँ तक कि मुझे लगता है कि संविधान की भी धज्जियाँ उड़ गई है। जब जब डिले होता है तो सरकार का अमूमन ये उद्देश्य होता है, पुलिस का ये उद्देश्य होता है, एविडेंस को धीमे धीमे किल कर देना, जो कि सबको अंदेशा है कि हो रहा होगा, क्योंकि समय के साथ एविडेंस जाहिर है कि नहीं रह सकती है, और कोर्ट में अल्टीमेटली एविडेंस काम करती है। कोर्ट से मुझे एक और चीज़ याद आई। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने ये तक कहा कि ये जो बात चल रही है कि सीबीआई को जांच दे दी जाए, उन्होंने बल्कि पूछा स्टेट गवर्नमेंट के वकील से कि क्या अभी तक कोई फॉर्मल लेटर दिया गया है, तो उन्होंने कहा नहीं। हरीश साल्वे ने ये जवाब दिया। तो उन्होंने कहा वैसे भी सीबीआई को जांच देने से मामले का सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। ये स्वयं चीफ जस्टिस का वक्तव्य है वहाँ पे कोर्ट के अंदर, क्योंकि उसके बहुत से कारण हैं, और उनका ये साफ साफ जो है इंडिकेट करना ये था कि जब एक्यूज्ड के पिता मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम हैं, तो कैसे मुमकिन हो पाएगा सीबीआई के लिए भी इंडिपेंडेंटली जांच कर पाना। लेकिन सरकार है कि अपनी बात पे डटी हुई है। फिलहाल तो केस यूपी गवर्नमेंट के पास ही है, यूपी पुलिस के पास ही है, और ऐसी ऐसी दलीलें दी गई हैं उत्तर प्रदेश सरकार के बड़े बड़े अधिकारियों के द्वारा कि सुन करके अफसोस भी होता है और हंसी भी आती है। जिस तरीके से देख, अभी इससे कुछ ही दिन पहले, इस इंसिडेंट के कुछ ही दिन पहले, गोरखपुर जो कि मुख्यमंत्री का गृह जनपद है, वहां पे भी एक यंग बिजनेसमैन 36 साल का लड़का जो एमबीए पास था और कुछ ही साल पहले शादी हुई थी, उसको पुलिस वाले ने, एक पुलिस इंस्पेक्टर ने, जो कि कहा जाता है उसकी बड़ी पहुंच वाला पुलिस इंस्पेक्टर, जाहिर है कि गोरखपुर में है तो पहुंच वाला ही होगा, वो उसने पीट पीट कर उसको मार डाला गोरखपुर के होटल में, जिस कमरे में वो टिका हुआ था, वहाँ रुका हुआ था, कानपुर से गया था। लेकिन उसकी भी गिरफ्तारी नहीं हुई, ना उसकी ना उसके साथ जो 5 और पुलिस वाले थे, उसमें सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल सब थे। और आप सोचिए ये इंसिडेंट होता है और उसके बारे में भी पुलिस यही कह रही है, बड़े बड़े अधिकारी ये कह रहे हैं कि जांच चल रही है और दोषी को छोड़ा नहीं जाएगा। ये इस पे बड़ा जोर होता है, क्योंकि कहने में क्या जाता है, मुंह से बोलना ही तो है। करने में, कथनी और करनी में बहुत फर्क है। और यूपी का कुछ ट्रैक रिकॉर्ड बन गया इस तरीके का कि जब भी कोई विशिष्ट व्यक्ति या कोई पुलिस वाला आरोपी होता है तो उसको काफी कुछ खुली छूट रहती है, ना उसकी गिरफ्तारी होती है, और ये कह दिया जाता है कि साहब वो तो फरार है। एक आईपीएस ऑफिसर के खिलाफ मर्डर करने का मुकदमा है, वो कई महीनों से फरार हैं,
वो पुलिस नहीं पकड़ पा रही। ये अलग बात है कि और लोगों से ये लोगों को दिख जाते हैं ये लोग, वही इस गोरखपुर के इंस्पेक्टर के साथ भी है। तो जहां आपको सरकार का संरक्षण हो, फिर आपको कानून, कचहरी, शासन, प्रशासन, किसी भी चीज की कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं है। यह हाल है उत्तर प्रदेश का। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।